Assalamualaikum guys, this is Daniel Yasin with you with another lecture of Daniel's Education Portal। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली होगा इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसमें हम देख रहे होंगे इसमें हम थ्योरेटिकली फिलहाल देख रहे होंगे कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है और बैलेंस शीट क्या होती है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा, मेरी कोशिश होगी कि उसमें जो है मैं इनका प्रॉपर जो है एप्लीकेशन आप लोगों को दिखा सकूं कि किस तरह हम बेसिकल इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग में ऐसे है कि आपने जो एक कॉन्सेप्ट तो लेना है, लेकिन इसमें है सिर्फ प्रैक्टिस। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट ले लिया और उसकी आपको एप्लीकेशन का नहीं पता, तो समझ लिया आप अकाउंटिंग में कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट लेने से कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप न्यू वीडियो से बाखबर रहें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये डेफिनेशन और इस सब पे आने से पहले मैं आपको वैसे ही एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट का जो पर्पज़ होता है वो ये पर्पज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है ना अपना जब एक ईयर के बाद बुक्स क्लोज कर रहे हैं ना, एक साल पूरा हो गया, आप फॉर एग्जांपल आप 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक अपनी एक अकाउंटिंग पीरियड आपने रखा हुआ है ना साल का। अब क्या हुआ कि जैसे ही 30 जून आया आप बुक्स क्लोज कर रहे हैं। अब भाई जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं और आप अपनी बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं, तो आपका पहला क्या पर्पस होता है कि यार मुझे पता चले मैंने इस साल कुछ कमाया है या मैंने लॉस किए हैं। मतलब एट द एंड मेरे पास कुछ हासिल भी हुआ है या सिर्फ मैंने जो है ना मेरे पास से उड़ के गया है, मेरे पास कुछ आया नहीं है। तो ये पहला पर्पस होता है। ठीक है जी, कोई भी एक बिजनेसमैन होता है। तो यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट है वही पर्पस फुलफिल कर रही होती है। इनकम स्टेटमेंट आपको बता रही होती है कि आपका जो बिजनेस है उसने प्रॉफिट किया है या उसने क्या है लॉस किया है। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में मैंने डेफिनेशन लिखी है, सबसे पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन हमें कहती है एन इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट of profit and loss account is one of the financial statements of a company and shows the company's revenue and expenses during a particular period। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कहानी बता रहे हैं वो हमें बेसिकली हमारे पास मल्टीपल टाइप की स्टेटमेंट्स होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिन्हें कहा जाता है ना, वो काफ़ी काफ़ी होती हैं। लेकिन हम जो है ना जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको वैसे वैसे पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। जैसे कि आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम दो स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बैलेंस शीट। तो ये हम दो स्टेटमेंट जो है ना डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे जाएंगे कि कितने टाइप की स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे कह रहा है एन इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड शोज कंपनीज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा देखिए, एक तो मैंने ऊपर आपको पर्पस बताया कि भाई आपने जो है ना ये देखना है कि भाई आपके इस टर्म में ये जो भी पीरियड गुजरा है इसमें आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। अच्छा, दूसरा काम क्या कर रहा होता है आपकी जो इनकम स्टेटमेंट दूसरा काम कर रही होती है वो ये कर रही होती है कि आपको ये दिखा रही होती है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर प्रॉफिट हुआ भी है तो लेकिन उसके टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, मतलब कंपनी के इस पीरियड के टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, टोटल गेन्स क्या हैं। मतलब जैसे सेल्स आप जो है ना कुछ कोई चीज़ बेच रहे हैं ना, तो वो आपको सबसे पहले दिखाई कि सेल्स कितनी है, फिर उसकी जो है ना कॉस्ट जो है ना वो लेस होगी, फिर उसके बाद जो ओवरऑल कंपनी के एक्सपेंसेस जैसे एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट का एक्सपेंस होता है, तो वो सब जो है वो सब लेस किए जाते हैं। और एंड में जो है आपके पास जो टैक्सेस हैं वो लेस किए जाते हैं और फिर आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट की वो फिगर होती है जो बेसिकली जाके आपकी इक्विटी में ऐड हो रही होती है कि भाई वो चीज़ आपकी इक्विटी को बढ़ा रही होती है, क्योंकि वो जो टोटल फिगर होती है वो सब एक्सपेंसेस से लेस हो चुकी होती है, उसमें कोई एक्सपेंस बाकी नहीं होता। तो और जो है ना आपको इससे ये ओवरव्यू मिलता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर लॉस की है
अच्छा, यहाँ पे अब दो चीजें आ जाती हैं। अब जब नीचे आएंगे आप मेरी बात को और अच्छे तरीके से समझेंगे, तो मैं जरा ये जो भी बात बताने लगा उसको मैं होल्ड करता हूँ, आगे चल के मैं बताऊंगा। अच्छा, अब भाई इनकम स्टेटमेंट हमें पता चल गया कि वो हमें क्या दिखाती है कि हमने कितना कमाया और जो है ना कितना खर्चा किया, और एट द एंड हमारे पास कितने पैसे बचे या कितना हमने लॉस कर लिया। अब इसमें क्या चीज होती है, इसमें तीन चीजें होती है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आप जो चीज, जो आपका मेजर बिजनेस है, सबसे पहले वो आप लिखेंगे, सही है। उसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा टोटल, फिर उसके बाद फिर आपने नीचे एक्सपेंसेस लिख देना है। एक्सपेंसेस जो भी ओवरऑल पूरे साल के हो गए, फिर एट द एंड जो आपके नेट आपके पास फिगर आ रही होगी वो प्रॉफिट या लॉस की आ रही होगी, ठीक है जी। पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट: टू नो वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन मेड प्रॉफिट इन अ पीरियड और सफर्ड लॉस, and to know about the revenues and expenses in a period, ठीक है जी। और हमें क्या बताती है, एक तो हमें ये बताती है कि हमने जो है ना प्रॉफिट किया या लॉस किया, दूसरा में वो ये दिखाती है कि भाई हमारे रेवेन्यूज कितने थे और हमारे जो है एक्सपेंसेस कितने थे एक पीरियड में। अच्छा, अब अगर मैं आपको एक और चीज दिखाऊं कि ये जो है यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये जो लास्ट लाइन है यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, कि भाई इस, ये जो है ना स्पेसिफिक टाइम के लिए बनती है। इसके जैसे जो है ना आप स्टार्ट करेंगे कि भाई आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले की एग्जांपल दी थी कि भाई कोई भी एक कंपनी है, वो जो है ना अपनी स्टेटमेंट्स बनाती है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक की। तो अब वो क्या होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि किसी भी साल के आप उठा के और शुरू कर दो, उसका एक पीरियड होगा ना। तो भाई फॉर एग्जांपल अगर आपने पिछले साल का ऑलरेडी निकाला हुआ है तो आप इस साल का निकालोगे ना। अब जैसे अगर हम इस साल की बात करें, कोई अगर अपनी बुक्स क्लोज की है किसी किसी भी कंपनी ने इस साल में, तो वो क्या करेगा, उसका जो पीरियड होगा, जो जहां से वो अपनी जो है ना नोटिंग स्टार्ट कर रहा होगा इनकम स्टेटमेंट में, जहां से वो फिगर्स लेना स्टार्ट करेगा जिस डेट से, वो होगी 1 जुलाई 2020। और कहाँ तक लेगा वो, 30 जून 2021 तक की वो सारी फिगर्स ले रहा होगा। अब वो ये नहीं देखेगा कि पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो उसको दोबारा इस इनकम स्टेटमेंट में, या जो लॉस हो रहा होगा उसको इसमें ऐड नहीं कर रहा होगा, मतलब वो फिगर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही होगी इसमें। क्या होगा, वो जो फिगर है पिछले साल की, ना वो इसमें ऐड हो रही होगी ना वो सब्ट्रैक्ट हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनती है। वो जिस पीरियड के लिए बनती है हमें सिर्फ उस पीरियड से लेना देना होता है, हमें पिछले पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है जी। जैसे अभी मैंने बताया, जो अगर 30 जून 2021 तक की बना रहे हैं, 1 जुलाई से 1 जुलाई 2020 से, तो क्या होगा, वो इससे पिछले साल, जो पिछले साल का पीरियड है जो कि बनता है 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक का, वो ऐसा नहीं होगा कि उस साल अगर उन्हें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो उस फिगर को ऐड कर रहे होंगे यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। आई होप मैंने अपनी बात समझा दी है यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लेआउट, लेआउट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब भी आप कंपनीज की बात करते हैं ना, कंपनीज ये अगर आप देखें यहाँ पर जो है, ये डिफरेंट पीरियड्स जो है ना यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, एक है हमारे पास 2014, एक है 2015, एक है 2016, 2017। मैंने अभी एक बात कही कि जो है, जब आप बात करते हैं इनकम स्टेटमेंट की, तो आपका जो पिछला पीरियड होता है उससे लेना देना नहीं होता। उससे क्या होता है, आपका लेना देना नहीं होता। आप सिर्फ किसको कंसिडर कर रहे होते हैं, जिस पीरियड में आप करंटली जो है होते हैं, आपको सिर्फ उससे लेना देना होता है। यहाँ पे अभी मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा। ये अब हमने खोल लिया प्रॉपर, और अब मैं करता हूँ आपको यहाँ पे हाईलाइट। चार डिफरेंट जो है ना पीरियड्स आ गए यहाँ पे, 2014 आ गया, 2015 आ गया, 2016 आ गया, 2017 आ गया। अगर आप देखें ये नेट अर्निंग्स यहाँ पर जो है, मैं फिलहाल अभी पूरा आपको दोबारा एक बार इसमें गो थ्रू करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपनी पिछली बात समझाना चाह रहा हूँ कि भाई ये देखिए नेट अर्निंग्स यहाँ पे आई है ना, आप इसमें देख लें, आपको इस पूरे में कहीं ये अमाउंट का इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? ये पीरियड अलग है, इस पीरियड का, ये 2015 वाले पीरियड से कोई लेना देना नहीं है।
इसी तरह 2015 वाले का 2016 वाले से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह 2017 वाले का 2016 वाले से कोई लेना देना नहीं है। व्हेन इट कम्स टू इनकम स्टेटमेंट, यू कैन से दैट द फिगर्स, the answers are completely isolated depending on the period. You have to take the figures depending on which period you are calculating for. ठीक है जी, आप completely isolate हो जाते हैं किसके लिए, उस पीरियड के लिए जिसके लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा लेआउट के ऊपर। अब लेआउट इसमें क्या होता है, सबसे पहले अच्छा आपका सबसे पहले रेवेन्यू आ जाता है कि भाई आपने चीजें बेची कितने की हैं। इसमें से आप ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, अच्छा लिखेंगे तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा, तो लिखने का आइडिया फिलहाल कैंसिल करते हैं। अच्छा, आपके पास कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्लास है, आपकी एक ग्लास की कंपनी है और आप एक ग्लास जो है ना मतलब सेपरेटली एक ग्लास के हिसाब से आप सेल करते हैं। आप एक ग्लास जो बेचते हैं वो आप बेचते हैं 150 रुपीज का, 150 रुपीज का आप एक ग्लास बेचते हैं। और आपने जो ग्लास बेचे हैं वो आपने बेचे हैं 200, आपने जो है ना ग्लासेस जो है ना वो सेल किए हैं। तो मतलब आपने टोटल 30,000 रुपीज की सेल की है, तो मतलब वो जो सेल आएगी वो डायरेक्टली यहाँ पे रेवेन्यू में शो हो जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इसमें से अभी कुछ भी एक्सपेंस जो है वो लेस नहीं हुआ है। क्या हुआ है, वो कोई भी एक्सपेंस ए बी सी कोई भी एक्सपेंस हो वो इस रेवेन्यू अमाउंट में से, जो रेवेन्यू की अमाउंट होती है इसमें से कुछ भी अभी लेस नहीं हुआ होता। तो उसके बाद हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्या चीज है, अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल जो है ना चीज है। अब जब भी आप जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना आपके ऊपर ये बहुत समझ लें, जो इनकम स्टेटमेंट की भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आप डबल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं, जो आप टी अकाउंट्स बना रहे हैं, वो सब पे जो है ना असरअंदाज हो रहे होंगे, क्योंकि आपने बेसिकली जब फिगर्स उठा रहे होंगे तो वो सब वहीं से ही आ रही होंगी। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को समझना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम समझते हैं, उससे पहले हम क्लियर कर देते हैं इसको। मैं नीचे आता हूँ और आपको फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझाता हूँ। और ये हम आ गए नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, एनी एक्सपेंसेस डायरेक्टली related in the generation of revenue। अच्छा, इसमें क्या है, एक चीज होती है डायरेक्टली इन्वॉल्व और एक होती है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। अच्छा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का यहाँ पे क्या पर्पज है, अब जरा उसको समझ लें। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि आपकी एक ग्लास कंपनी है, आप 150 का एक ग्लास बेचते हैं, आपने 200 ग्लास बेचे तो आपके पास 30,000 रुपीज का रेवेन्यू आ गया। अब अगर हम बात करें ग्लास बनता कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप जो है ना एक जो है ना शीशे का ग्लास बेच रहे हैं 150 रुपए का ना, तो जब हम शीशे के ग्लास की बात करें तो आपको जो है उसके लिए शीशा चाहिए, मतलब आपको ग्लास चाहिए उस ग्लास को बनाने के लिए। सही है, सबसे पहले तो आपको ग्लास रिक्वायर्ड होगा। आप ग्लास के बिना वो बना सकते हैं, आपके पास अगर शीशा नहीं है, क्योंकि शीशे को आप पिघलाएंगे फिर आप उसको जो है ना मोल्ड करेंगे एक डिफरेंट शेप में। जब तक आपके पास शीशा नहीं होगा तो आप ग्लास कैसे बनाएंगे, मतलब आप बना ही नहीं सकते ना। तो ये क्या चीज हो गई, ये आपकी डायरेक्टली लिंक्ड हो गई है। अगर आपके पास शीशा नहीं है तो आप ग्लास नहीं बना सकते, और अगर आप ग्लास बना ही नहीं सकते तो आप बेचेंगे कैसे। ठीक है जी। इस तरह जो भी चीजें डायरेक्टली लिंक्ड होंगी वो कहाँ पे आएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आएंगी। अच्छा, इसमें जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपने जो है ना एक डिलीवरी वैन रखी हुई है कि भाई जो आपकी फैक्ट्री से लेकर जाती है, और जो है मतलब चीजें आपकी फैक्ट्री से लेके जाती है और वो जाके छोड़ती है आपकी जो है ना रिटेलर्स के पास ना। अगर आपके पास वो गाड़ी नहीं है तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिकेगी नहीं, बिकेगी ना।
मतलब जब आप एक चीज को, जो कस्टमर है, जो आपका रिटेलर एक तरह का आपका कस्टमर हो गया, उसके तो आगे और कस्टमर है, लेकिन आपके लिए एक रिटेलर आपका कस्टमर है। अगर आप अपने कस्टमर तक एक चीज ही नहीं पहुंचा सकते तो बिकेगी कैसे? कॉमन सेंस की बात है ना। तो आप अगर उसका कोई एक्सपेंस हो रहा है उस चीज को पहुंचाने का, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, वो भी कहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आ जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक्ड है। मतलब अगर आप पहुंचाएंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे? ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है उसे क्या कहते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या कहना चाहती है हमें। हमने रेवेन्यू भी देख लिया। उसके बाद तो सिंपली हमारे पास कौन सी फिगर आती है, जब आप रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करते हैं, ये लेस हो रहा है। ठीक है जी। तो क्या जो हमारे पास अमाउंट आएगी, हम वो कौन सी होती है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब अगर आप कहीं पे भी ग्रॉस प्रॉफिट देखें ना, कहीं पे भी, तो आप ये समझ जाएं कि रेवेन्यूज में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस हुआ है। कंपनी के बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब जो है वो अभी लेस नहीं हुए। अब फॉर एग्जांपल बाकी एक्सपेंसेस कौन से, अगर हम बात करें कि भाई बाकी एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, अब अगर हम ज्यादा ना करें, हम सिर्फ यही देख लें कि भाई आप जब भी एक कंपनी चलती है तो उसके लिए एडमिन चाहिए होती है भाई, एडमिन तो चाहिए ना। अब वो एडमिन जो है डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है ना प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। भाई वो तो हिसाब किताब देख रहे हैं, या जो है वो जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन्हें देख रहे हैं, लेकिन भाई मतलब वो रिक्वायर्ड तो है ना, उनके बिना होगा नहीं, लेकिन वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एडमिन नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अगर आप एडमिन नहीं रख रहे प्रोडक्ट तो फिर भी बन जाएगा, अगर आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल है। ठीक है जी। आपके पास जो रिक्वायर्ड बंदे हैं, आपके पास रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आपको आपको बाकी चीजों से लेना देना ही नहीं है। ठीक है जी। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, तो इस वजह से वो क्या हो जाएगा, एडमिन एक्सपेंस इनडायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है जी। फिर जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है एंड प्रमोशन है। अब भाई आपकी प्रोडक्ट बनाने से तो वो रिलेटेड नहीं है ना, आपकी प्रोडक्ट बनने से तो वो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर आप जो है ना मार्केट नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है जी। या प्रोडक्ट जो है ना आप निकाल नहीं सकते उसके बिना, तो वो जो है वो डायरेक्टली लिंक तो नहीं है ना, वो इनडायरेक्टली लिंक्ड हो गया आपका। फिर के बाद फिर आपके पास आ जाता है जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, वही जो मैंने अभी एडमिन की बात की। फिर आ जाता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन तो बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है आपके लिए। डेप्रिसिएशन का भी अभी हम आगे चल के मैं मतलब एक दो लेक्चर्स के बाद जो मैं डेप्रिसिएशन का जो है वो भी कॉन्सेप्ट लाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरेस्ट भी आ गया। इंटरेस्ट का भी एक्सपेंस है, आपने कोई लोन उठाया हुआ उसके ऊपर आप जो है ना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक्सपेंस है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टोटल एक्सपेंसेस निकाल लिए हैं, और फिर अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अच्छा टैक्स भी जरूरी है भाई, टैक्स तो देना है, टैक्स नहीं दोगे तो एफडीआर छापा मार लेगा। छापा मार लेगा, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, तो आपने वो एक्सपेंस पे लिखना है। ठीक है जी। वो आपने एक्सपेंस शो करना है, आपने जब टैक्स देना है तो वो कंपनी लिंक जो है ना आपका टैक्स हो गया है, तो वो आपने देना है। अच्छा एक चीज और यहाँ पे याद रखें कि आपकी जो कंपनी है और जो उसका ऑनर है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं। ऐसे नहीं है कि आप इन एक्सपेंसेस में उठा के आप एक ऑनर के एक्सपेंसेस डाल दें कि भाई वो जो है वो इस कंपनी का ऑनर है, इसलिए हम कंपनी की बैलेंस शीट में आके हम जो है ना उसका डाल दें, एक्सपेंस डाल दें। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, जो है ये पैटर्न है। ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जिस कंपनी की हम बात करें हम उसका डालेंगे। जैसे मैंने जब कैपिटल अकाउंट में समझा रहा था, मैंने तब भी एक कैपिटल अकाउंट जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, मैंने तब भी एक बात कही थी। मैंने क्या बात कही थी, मैंने ये बात कही थी कि भाईजान आपने जब कंपनी में पैसा लगा दिया तो वो पैसा आपका नहीं रहा, वो पैसा किसका हो गया, वो कंपनी का हो गया। मतलब जब तक आप उस कंपनी को शट डाउन नहीं करते तब तक तो कंपनी का पैसा हो गया ना। आप ऐसा तो नहीं, आप जब पैसा निकालोगे लाजमी बात है कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, तो मतलब क्या हो गया, अब वो पैसा कंपनी का हो गया। जब तक आप कंपनी शट डाउन नहीं करते वो पैसा तो कंपनी का है, तो पैसा आपका रहा ही नहीं है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे होते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक वे है समझने का कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है। ठीक है जी। आई होप यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। इसको रेस करके हम अब आगे चलेंगे।
ये हम आ गए बैलेंस शीट। अब हम अच्छा बैलेंस शीट भी कहते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, दोनों जो है ना नेम्स यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको वही जैसे मैंने पहले किया, आपको समझाने से पहले मैंने जो है एक वैसे ओवरऑल एक्सप्लेनेशन दे दी थी। अब इसमें क्या है, अच्छा एक मिनट, मैं ऊपर वाले में आपको एक चीज़ और पहले बता दूं, मैंने इसमें एक एग्जांपल दी है डिलीवरी वाली। अच्छा, डिलीवरी में ना दो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसके लिए लाजमी नहीं होता कि भाई वो डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट नहीं होती जो आपकी डिलीवरी की होती है, और कुछ ऐसी होते हैं तो जिनमें जो है डिलीवरी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड होती है और कुछ में डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ पे वेरिएशंस आती हैं, डिपेंड करता है कि बिजनेस कौन सा है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम दोबारा आ जाते हैं हमारे बैलेंस शीट पे। वो मैंने इस वजह से समझाया कि ऐसे ना आप कंफ्यूज हैं कि क्लास में कहीं सर ने जो है ना ये बताया कि डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो मैं आपको इस वजह से वो जो है क्लैरिफाई कर रहा था कि दोनों दोनों तरह के केसेस आते हैं, कहीं पे डायरेक्टली लिंक होती है और कहीं पे डायरेक्टली लिंक नहीं होती है, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस है। अच्छा जी, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेफिनेशन क्या कह रही है मैं, the statement of the assets, liabilities and capital of business or other organizations at a particular point in time। अच्छा, हमने देखा, हमने कुछ चीजें जो है ना काफी मजेदार सी देखी हैं पहले। हमने पीछे कुछ चीजें मजेदार सी कौन सी देखी है, हमने देखा कि जब हमने जो है ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो गई, बैलेंस हो गई, है ना, बैलेंस हुई क्या नहीं हुई। लेकिन अगर हम ये देखें ट्रायल बैलेंस को देखें, ट्रायल बैलेंस हमें सेपरेटली नहीं बता रहा है, मतलब उसके अंदर कोई इस तरह के हेड्स नहीं बने हुए कि भाई ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, ये इक्विटी है, मतलब वो सबको एक साथ डाल रहा है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट में स्पेसिफाई कर रहा है तो भाई ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, बस वो आपका डेबिट और क्रेडिट में स्पेसिफाई कर रहा है, और जो है ना सिंपली उठा के मतलब वो वैल्यूज पुट कर रहा है और डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू को वो इक्वल करके हम दिखा रहे होते हैं। अच्छा, फिर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें क्या कह रही होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमें ये कह रही होती है कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है जी, वहां पे भी हमने देखा दोनों साइड इक्वल है, लेकिन वहां पे क्या आ रही होती है, फिगर्स आ रही होती है, वहां पे कुछ जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं आ रही होती। अब समझ ले आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आपकी बैलेंस शीट है, वो आपको कंपनी का पूरा डाटा बताती है कि भाई वो पूरी किताब खोल के रख देती है कि इस कंपनी के पास क्या क्या चीजें हैं, कितने इसने लेने हैं किसी से, कितने इसने किसी को देने हैं, कितना पैसा यहाँ पे ऑनर्स का लगा हुआ है, मतलब कितनी इक्विटी है, वो सब चीजें आपके पास खुली पड़ी होती हैं आपके सामने, मतलब बिल्कुल सामने आपके जो है ना वो पड़ी भी होती हैं। किसी भी टाइम आप किसी भी कंपनी का जो मतलब इन्वेस्टर है, अगर वो देखना चाहे कि कंपनी की क्या सिचुएशन है, ये नॉर्मली ईयर एंड पे बन रही होती है, तो एक साल बाद जब आपने देखना है कि भाई कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अच्छा, कुछ कंपनीज बुक्स क्लोज कर देती हैं क्वार्टरली, कुछ सेमी एनुअली करती हैं, कुछ एनुअली करती हैं, लेकिन ज्यादा जो है अगर आप कह लें कि मेजोरिटी वाइज अगर हम एक बात करें तो वो जो है सेमी एनुअली, अगर क्वार्टरली ना भी हो सेमी एनुअली बुक्स क्लोज हो जाती हैं। तो अगर आपको जो है ना सेमी एनुअली भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मिल रही है ना, तो इसके साथ क्या आ रहा होता है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा ना, ऊपर हमने क्या देखा कि कंपैरिजन में साल आ रहे थे पिछले के, भाई इस साल ये प्रॉफिट हुआ है, ये देखें भाई इस साल ये प्रॉफिट हुआ है, उससे पिछले साल ये हुआ था, उससे पिछले साल ये हुआ था, उससे पिछले साल ये हुआ था। इससे हमें क्या मिल गया, ये लिंक तो नहीं थे लेकिन हमें एक कंपैरिजन मिल गया। कंपैरिजन क्या मिल गया कि भाई पिछले जो 3 साल गुजरे हैं उससे प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है। ठीक है जी, ऑलमोस्ट 2.34 तो एटलीस्ट बन ही रहा है ये जो है ना, ये इससे अगर हम इसको कंपेयर करें तो मतलब कंपनी ने इतना जंप मार लिया है अपने प्रॉफिट में इस टाइम पीरियड में। तो बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी होता है, जो यहाँ पे मेरे पास पिक्चर अवेलेबल है उसमें जो है ना कंपैरिजन नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, मैं ढूंढ कर मैं आपको वो भी दिखा सकूं कि किस तरह कंपैरिजन में जो है ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमने ये तो मैंने आपको ओवरव्यू तो समझा दिया कि एसेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल की जो है ना ये डिटेल्ड व्यू दिखा रहा होता है ना आपको। इसमें एक और चीज है, हमने ऊपर एक एक चीज पढ़ी थी, हमने ऊपर एक बात पढ़ी थी जो मैंने हाईलाइट की थी कि ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जिसे मैंने हाईलाइट की थी।
अब अगर हम नीचे आए, यहां पे देखें एट अ सॉरी यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अच्छा देखिए, दोनों में बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर हमने देखा कि पिछली वैल्यूज ऐड नहीं होती, मतलब सब आइसोलेटेड हैं फिगर्स, वो एक पीरियड की और दूसरे पीरियड की, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके जो है ना कुछ एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो आप पिछली फिगर लेंगे, पिछले साल की फिगर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे इस साल की फिगर में, और फिर आप कंप्लीटली शो करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेआउट समझा दूं आपको, फिर आपको मैं कंपैरिजन वाली जो है ना बैलेंस शीट दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह जो है ना ये सब काम कर रहा होता है। अच्छा अगर आप देखें, यहाँ पे बिल्कुल वही है, आपको वो याद आ गया होगा इसे देखकर। हमारी कौन सी चीज आपको याद आ गई होगी, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आपको आपको याद आ गई होगी। हम अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी या सिंपल इक्विटी जो है ना हम लिख रहे होते थे। अब यहाँ पे वही चीज आ गई है। अगर आप गौर करें, एक साइड एसेट्स है, बिल्कुल वही चीज है, एक साइड लाइबिलिटीज है और ऑनर्स इक्विटी है। हम लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को जब हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फिगर आ रही है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे एसेट्स के। ठीक है जी, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो ये फिगर है हमारे एसेट्स की, वो अगर हम टोटल लाइबिलिटीज और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी को ऐड करें, तो वो उसके बराबर आ रही है। तो ये बिल्कुल अकाउंटिंग इक्वेशन है, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमें फिगर की एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। वो हमें ये फिगर तो दे देगी, लेकिन वो हमें इस फिगर की, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को देखेंगे तो हमें वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही होगी कि फिगर किस तरह आई है। जब हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, तो वो हमें बताएगा, बैलेंस शीट हमें बताएगी कि जो है क्या कहाँ पर है, कैसे आया है, कैसे नहीं आया है। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि वो जो है, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो बेसिकली वो भी एक पीरियड के लिए होती है। लेकिन मतलब जैसे वो बिल्कुल ऐसे कह लेंगे, वो जो है ना, वो और जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है, वो दोनों जो है ना भाई बहन है, वो दोनों एक तरह एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बैलेंस शीट आइसोलेटेड नहीं होती, तो ये बहुत डिफरेंट है। वो भी एक आइसोलेटेड होती है कि भाई आपने जो है ना एक पीरियड की ट्रांजेक्शन है, आपने उनके इफेक्ट्स दिखा देना है, ठीक है जी, वो एक पीरियड के लिए होती है। लेकिन ये इन अ पीरियड के लिए होती है, वो फॉर अ पीरियड के लिए होती है, इन अ पीरियड के लिए होती है, इसकी जो फिगर्स होती हैं। अच्छा अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपैरिजन वाली, ताकि आपको बात जो है ना अच्छे से समझ आए। अच्छा जी, ये देखें जी, मैं ले आया हूँ आपके लिए जो है ना कंपैरिजन वाली बैलेंस शीट। अभी जो हमने अभी तक पढ़ा, मैं उसको एक बार रिकॉल कर देता हूँ बैलेंस शीट के हवाले से। इसका जो पैटर्न है वो अकाउंटिंग इक्वेशन से मिलता है। वो कैसे मिलता है कि वहां पे भी हमने एसेट्स इज इक्वल्स टू जो है हमारे लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी देखी थी, और वो इक्वल आते थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशंस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए पिछला पीरियड इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले पीरियड से फिगर्स नहीं ली, तो आप बैलेंस शीट बना ही नहीं सकते। अगर आपने कोई एक भी फिगर मिस कर दी, आपकी बैलेंस शीट रॉन्ग बनेगी, वो बैलेंस नहीं होगी। तो आपका पिछला पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2017। अब यहाँ पे अच्छा देखें, अच्छा आपको जो है ना यहाँ पे एक और पैटर्न जो है ना थोड़ा डिटेल्ड मिलेगा। नॉर्मली जो हम जो अपनी कॉपीज में बना रहे होते हैं, तो वो नोटबुक्स में भी जो बना रहे होते हैं, वो ये पैटर्न नहीं होता कि लेफ्ट साइड पे एसेट्स और राइट साइड पे लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी। हमारा जो नोटबुक्स पे पैटर्न होता है, वो ये पैटर्न होता है, वो सब ऊपर नीचे आ रहा होता है। लेकिन हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं एसेट्स के बाद, और जो है जो फिर लाइबिलिटीज और जो है ना ऑनर्स इक्विटी होती है, उनकी जो वैल्यू आती है उसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पे इसको देखना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या शो करेंगे, सबसे पहले आप शो करेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आप इन्वेंट्री पर आ जाएं, फिर आप डेटर्स पे आ जाएं, फिर उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस पे आ जाएं, और अदर करंट एसेट्स पे आ जाएं।
अब यहाँ पे आप देखें कि ये पिछला पीरियड भी शो किया हुआ है, इस साल का पीरियड भी शो किया हुआ है। तो बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने याद है हमने टी अकाउंट्स बनाए थे। टी अकाउंट्स में एक चीज होती है ओपनिंग बैलेंस और एक चीज होती है क्लोजिंग बैलेंस। अब अगर मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो जब आप कैश एंड बैंक बैलेंस का अकाउंट बनाने लगेंगे, ये 31 दिसंबर 2018 में क्लोज हो रही है, मतलब 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक की ये बुक्स बनी हुई है। और यहाँ पर जो बनी हुई है वो बनी हुई है आपकी 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक की। तो मतलब ये 2017 का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और इस साल की आप सारी ट्रांजेक्शन जब पी अकाउंट्स में डालते रहेंगे ना, तो एट द एंड आपके पास क्या आएगा, सोचिए क्या आएगा आपके पास एट द एंड। आपके पास एट द एंड जो आएगा वो आएगा ये बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये आपका इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है। जो टी अकाउंट्स में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। ठीक है जी, ये याद रखें, ये आपको टी अकाउंट्स में हेल्प करेगा। टी अकाउंट्स से जो है ना मैं लिंक करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना ये थोड़ा सा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट मिल सके, आपको एक बेटर पॉइंट ऑफ व्यू मिल सके, और जब हम क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरह ये डेटर्स है, डेटर्स इस साल में जो रिसीवर, इन अदर वर्ड्स डेटर्स मींस रिसीवेबल्स ना। तो रिसीवेबल्स जो इस साल के क्लोजिंग थे, जो पिछले साल के, वो थे 41,800। तो वो इस साल का क्या बना होगा, ओपनिंग बैलेंस बना होगा। और फिर जो पूरे साल की ट्रांजेक्शन हुई होंगी उसके बाद जो बैलेंस आया होगा क्लोजिंग, वो 38,000 आया होगा, वो इस साल का क्लोजिंग बैलेंस बन गया होगा। सेम गोज फॉर इन्वेंट्री, सेम गोज फॉर अदर करंट एसेट्स। अच्छा, पहले आपने फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने फिक्स एसेट्स पे आ गए। फिक्स एसेट्स में क्या आ जाता है आपका, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाता है, फिर आपका प्लांट एंड मशीनरी आ जाता है, फिर आपका क्या आ जाता है, फर्नीचर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम बना रहे होंगे, हम फिक्स एसेट्स पहले डाल रहे होंगे, फिक्स एसेट्स पहले आएंगे, फिर आपके करंट एसेट्स आएंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा सा जो है ना आप नोट रखिएगा। तो फिर इसमें जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपके पास कोई कंपनी ओन करती है, तो वो जो उसकी वैल्यू थी 31 दिसंबर 2017 तक वो 54,000 थी, और अब उसकी क्या हो चुकी है, इस साल के क्लोजिंग तक 34,000 हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी थी वो 62,000 थी, और अब कितनी हो गई है, वो हो गई है आपकी 1,57,200 रुपीज का बैलेंस हो गया है। और फर्नीचर आपकी कंपनी जो ओन करती है 5800 का, वो अब इस साल की क्लोजिंग में क्या हो गया, 9600 का हो गया है। ठीक है जी। अब और जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गया कि भाई आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो यहाँ पे आप दिखा रहे होते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी, तो देखें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। इसमें जो मैंने आपको बताया कि जो है इसमें आपकी जो बेसिक चीज़ है वो आपने सिर्फ वैल्यूज उठा के यहाँ पे डालनी है। आपने टी अकाउंट्स बनाना है, वहां से वैल्यूज उठानी है और क्लोजिंग वैल्यूज डालते रहना है यहाँ पे। ओपनिंग वैल्यूज आपको पिछले साल की बैलेंस शीट दे देगी। जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे पिछले साल के वो आपके ओपनिंग बैलेंसेस बन जाएंगे इस साल के, और आपने सिर्फ उठाते हैं और जो है ना आपने वैल्यूज पुट कर देनी है टी अकाउंट्स में। उसके बाद आपने पूरे साल की ट्रांजेक्शन डाल देनी है, और उसके बाद जो आपके पास बैलेंस आ जाएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना ये इन्होंने टोटल एसेट्स की बता दी है कि भाई ये वैल्यू हो गई। इसमें आप फिक्स एसेट्स आ गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, नॉर्मली शेयर्स वगैरह की बात हो रही होती है, और भी काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन इन अदर वर्ड्स आप यूँ भी कह सकते हैं। और जो है आपके अदर करंट एसेट्स, ये सब करंट एसेट्स की एक कैटेगरी बनती है, आपकी फिक्स एसेट्स की एक कैटेगरी बनती है, तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की एक कैटेगरी बनती है। और फिर जो है आपके टोटल एसेट्स आ जाते हैं। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि, ठीक है मैं सबको रिलीज करके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। आपके फिक्स्ड एसेट्स और जो है आपका प्लस आ गया करंट एसेट्स, और जो आपका प्लस आ गया यहाँ पे क्या आएगा आपका, और क्या आएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू आपके टोटल एसेट्स। ठीक है जी, ये चीज़ें मिल के आपके टोटल एसेट्स बनते हैं। फिर उसके बाद वो आ जाते हैं कि आप करंट लाइबिलिटीज कितनी है, लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं, आपने वो सब लिखना होता है। ठीक है जी, वो आपने लिख दिया।
और जो है आपके जो पेबल्स वगैरह होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा करंट एसेट कौन सा है और जो है आपका जो है लॉन्ग टर्म जो है ना एसेट कौन सा है, या आपका फिक्स एसेट कौन सा है, और जो है ना अगर आपकी करंट लायबिलिटी कौन सी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी है। कैश एंड बैंक बैलेंस जो होता है ना, अब वो तो हमेशा जो है ना आपका क्या होता है, वो आपका करंट एसेट में ही आता है, क्योंकि वो आपको नहीं पता होता कि वो विद इन अ ईयर यूज हो सकता है इजीली, जो है ना उसका आपको कुछ पता नहीं होता, वो आपने यूज करने के लिए साइड पे रखा हुआ होता है। अब डेटर्स डेटर्स में क्या कौन सी वैल्यूज आएंगी। अब देखिए दो तरह की वैल्यूज आती हैं, दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अच्छा देखिए अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे देखिए कैसे कॉन्सेप्ट जो है ना वो लिंक आ जाते हैं, तो हर वीडियो इंपॉर्टेंट है। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब हम नॉन करंट एसेट्स किसे कहेंगे और करंट एसेट्स किसे कहेंगे, इसका हम कर लेते हैं, इसका कलर चेंज और इनका मसला हल कर देते हैं। और अब हम आते हैं आगे। जब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स की, तो आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनका जो पीरियड है, एसेट्स टू बी होल्डेड फॉर मोर देन अ ईयर, कि भाई वो आपके पास कितने टाइम के लिए रहेंगे, वो एक साल से ज्यादा के लिए रहेंगे। कितने टाइम के लिए रहेंगे, एक साल से ज्यादा के लिए रहेंगे, आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। और दूसरा कौन सी डेफिनेशन आ जाएगी, एसेट्स टू बी हेल्ड फॉर लेस देन अ ईयर। अच्छा बड़ी मजे की चीज है, बड़ी मजे की चीज है, जब मैं आपको समझाऊंगा ना बड़ा मजा आएगा। आर कॉल्ड, तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजन भी हो जाता है कि यार कॉन्सेप्ट्स बड़े हो गए, तो कॉन्सेप्ट्स ही कॉन्सेप्ट्स हैं, अकाउंटिंग में और कुछ भी नहीं है। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। एसेट्स टू बी हेल्ड फॉर मोर देन अ ईयर आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स टू बी हेल्ड फॉर लेस देन अ ईयर आर कॉल्ड करंट एसेट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से पैसे लेने हैं, उसकी जो डेट है, उसकी जो डेट है, आप जिस साल बुक्स क्लोज कर रहे हैं, मतलब जिस तारीख पे आप बुक क्लोज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 31 दिसंबर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2018 को बुक्स क्लोज कर रहे हैं ना। अब आप देखेंगे कि आपके जो रिसीवेबल्स हैं, जो आपको पैसे मिलने हैं, उसकी डेट्स कहाँ पर हैं, इस एक साल के अंदर है या एक साल के बाद है, मतलब आगे आने वाला जो साल है, मतलब कि 31 दिसंबर 2019 जो है, उस तक कौन कौन से पैसे मुझे मिलने वाले हैं, मतलब जो मुझे डेट्स ऑलरेडी मिली हुई है, तो वो कहाँ पे आएंगे, वो सब जो मिलने वाले होंगे वो सब करंट एसेट्स में आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो जो है हमारे एक साल के बाद वो हमें मिल जाएंगे, तो हमारे रिसीवेबल खत्म हो जाएंगे। जब रिसीवेबल खत्म हो रहा है मतलब हमारा एसेट खत्म हो रहा है। और यहाँ पे यही बात हो रही है कि एसेट्स टू बी हेल्ड, कि भाई हमारे पास एसेट्स जो रहेंगे कितने टाइम के लिए, लेस देन अ ईयर के लिए, तो वो नॉन करंट एसेट्स हो जाएंगे, सॉरी, वो वो करंट एसेट्स हो जाएंगे जो एक साल के अंदर अंदर के लिए हमारे पास होंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी ऐसी चीज है, या फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिसीवेबल है, लेकिन मतलब उसका जो पीरियड है वो जो है, अभी जब आप 31 दिसंबर 2018 पे खड़े हैं, तो यहाँ पे जब आपने उसकी डेट देखी है तो उसकी डेट बन रही है जाके 2020, और जो है फॉर एग्जाम्पल 30 जून 2020 उसकी डेट है। तो अगर हम 2018 31 दिसंबर पे खड़े हैं, तो उसका मतलब है कि वो जो है एक साल से प्लस का पीरियड है, वो ऑलमोस्ट 1.5 साल का पीरियड है। तो ये चीज हमें क्या बता रही है कि वो जो है हमारा एसेट क्या है, वो नॉन करंट एसेट है, मतलब कि वो एक साल से ज्यादा के लिए हमारे पास रहेगा। तो इसी तरह ही लाइबिलिटीज होती हैं, सेम गोज फॉर लाइबिलिटीज। सिर्फ आपने जो है ना यहाँ पे एसेट को अरेज करके अगर आप लाइबिलिटीज लिख देंगे ना, तो एग्जैक्टली डेटो कॉपी है, कि अगर कोई भी लाइबिलिटी जो आपने पे आउट करनी है विद इन अ ईयर, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, और जो जिसका पीरियड
मोर देन 1 ईयर का है जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तब से, तो वो कहाँ पे जाएगी, वो आपकी जाएगी नॉन करंट लाइबिलिटीज में। ठीक है जी, ये आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे उसके बाद करंट लाइबिलिटीज और जो है ना लॉन्ग टर्म डेट्स लिखे हुए हैं, तो ये वही बात आ गई कि करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट्स में वही बात आ जाती है कि मोर देन ईयर वाला पीरियड। लेकिन इसमें जो है ना जैसे वो बात आ रही होती है कि भाई, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ लॉन्ग टर्म डेट्स में क्या चीजें आ रही होती हैं। कि जैसे आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ होता है, तो वो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, मतलब वो आप पर ईयर इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक ही इंस्टॉलमेंट में आप पूरा पे कर रहे होते हैं। वो एक लंबी चीज, लंबी कहानी होती है, तो लॉन्ग टर्म डेट्स में आ रहा होता है। फिर जो है अच्छा, फिर ये ऑनर्स इक्विटी आ जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये बेसिकली जो आपकी कंपनीज होती हैं, ये उसके हवाले से थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें जो है ना, ये अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जब आप आगे जाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें खुद एक्सप्लेन होंगी कि भाई ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। तो अब आप सिर्फ ये समझ लें कि भाई जो पैसा लगा हुआ है ना ऑनर सिक्योरिटी, यहाँ पे उसकी बात हो रही है कि भाई इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, ये बस सिंपल आप समझ लें कि जो पैसा लगाया हुआ है ये उसकी बात हो रही है। और यहाँ पे जो एंड में उसका उन्होंने कर दिया प्लस, कि आपका जो है ना, फिर अगर हम देखें तो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज आपकी जो है ना यहाँ पे आ गई, ये सेम हो जाती है। ठीक है जी, ये देखें, ठीक हो गया जी। अब बैलेंस शीट में क्या हो रहा है कि हम पिछले साल की वैल्यूज भी ले रहे हैं, लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट में पिछले साल की वैल्यूज नहीं ले रहे थे। ठीक है जी, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे आके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।